वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया लेक्चर जिसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लॉ एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि लॉ क्या है और लॉ को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी ये कोई यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हर ऑथर ने, हर जूरिस्ट ने लॉ को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया है। किसी ने कहा कि लॉ की ये काइंड्स हैं, किसी ने कहा कि लॉ की ये काइंड्स हैं। इसलिए हम एक जनरल ओवरव्यू इसका लेंगे जिसमें हम काफ़ी हद तक हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, यानी कि लॉ क्या है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या एज अ लॉयर हमें लॉ का एक जनरल मीनिंग और एक इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर कोई लॉयर भी है ना, अगर आप उससे पूछे ना कि लॉ क्या है, तो वो 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचता है कि मैं इसको क्या बताऊं कि लॉ क्या है। तो आज हम ना इस मसले का भी हल निकालते हैं। जनरल मीनिंग अगर हम लॉ का देखें तो वो कहते हैं कि लॉ इज़ नथिंग बट अ कॉमन सेंस, कि लॉ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। अब कॉमन सेंस क्या है, इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, अब इशारा लगा है, आपको पता है कि आपने इशारा नहीं तोड़ना, आपकी कॉमन सेंस, आपकी अकल आपको कह रही है कि आपने इशारा नहीं तोड़ना। तो लॉ भी तो यही कहता है कि अगर इशारा लगा है तो आपने इशारा नहीं तोड़ना, किसी को नुकसान हो सकता है आपको खुद का नुकसान हो जाए। और एक और एग्जांपल यह है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको पता है, आपकी अक्ल आपको ये कह रही है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ तो मुझे इसको फुलफ़िल भी करना है। तो लॉ भी तो यही कहता है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपने उसको फिल करना है, उसको पूरा करना है। तो लॉ इज़ नथिंग बट अ कॉमन सेंस, लॉ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। अब हम देख लेते हैं कि जॉन ऑस्टन लॉ के बारे में क्या कहते हैं। जॉन ऑस्टन जूरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो कमांड है। कमांड क्या है? हुक्म। किसका हुक्म? सॉवरेन का। अब सॉवरेन कौन है? सॉवरेन वो बॉडी है जो लॉ बनाती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, यानी कि लॉ जो है वो सॉवरेन का हुक्म है, विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन, जिसको सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट, जिसको पनिशमेंट्स के ज़रिए इन्फोर्स किया जाता है। क्योंकि अगर हमने लॉ बना दिया, उसके लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो कोई भी उस लॉ पे अमल नहीं करेगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो जॉन ऑस्टन ने कहा लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ जो है वो सॉवरेन बॉडी का हुक्म है, विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन, जिसको पनिशमेंट्स के ज़रिए इन्फोर्स किया जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की क्यों गई। अगर हम कदीम ज़माने की बात करें तो लॉ जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में था, यानी कि अगर एक बुक है ना लॉ की, तो उसी में क्रिमिनल लॉ है, उसी में सिविल है, फैमिली, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ उसी में आ रहा है। लेकिन जूरिस्ट ने ये सोचा कि इस तरह से लॉ को समझना भी मुश्किल है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है, तो इसलिए लॉ को क्लासीफाई कर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए भी उसको समझना आसान हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से हो सके। अब लॉ को 2 काइंड्स में ना कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ और है म्यूनसिपल लॉ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो 2 स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करता है, यानी कि अगर 2 स्टेट्स के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उसको कौन ठीक करेगा, कौन उसके बारे में बताएगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है? इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को फर्दर 2 काइंड्स में कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है जो 2 स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करता है। जो मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ की जनरल डेफिनेशन बताई है ना, वही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो 2 इंडिविजुअल्स के रिलेशन को गवर्न करेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल्स कौन हैं? 2 डिफरेंट स्टेट्स के इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि एक बंदा है पाकिस्तान का और एक है इंडिया का, वो दोनों यूके में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि इंडियन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं करता, तो उसको कौन डील करेगा? कौन हमें बताएगा कि इस पे पाकिस्तान का लॉ इम्प्लीमेंट होगा, इंडिया का होगा या यूके का होगा जहां उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है?
तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास मौजूद है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सेकंड काइंड जिसमें लॉ को क्लासीफाई किया गया वो है म्यूनसिपल लॉ। इसको स्टेट लॉ भी बोला जाता है और नेशनल लॉ भी बोला जाता है। यानी कि ये वो लॉ है जो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में इम्प्लीमेंट होगा। अगर पाकिस्तान का म्यूनसिपल लॉ है तो वो इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर इंडिया का है तो वो पाकिस्तान में नहीं होगा। यानी कि जो एक स्पेसिफिक स्टेट का लॉ है, उसके नाम से ही पता चल रहा है स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, यानी कि जो एक स्पेसिफिक स्टेट का लॉ होगा। अब म्यूनसिपल लॉ को फर्दर 3 काइंड्स में कैटेगराइज किया गया है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। पब्लिक लॉ वो लॉ है जो जिसमें एक तरफ स्टेट पार्टी होगी और एक तरफ इंडिविजुअल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी बंदा कत्ल हो जाता है तो उसमें एक तरफ स्टेट होती है और एक तरफ इंडिविजुअल होता है जिसने फ़र्ज़ करें कि कत्ल किया है। तो ये है पब्लिक लॉ जो स्टेट्स और इंडिविजुअल्स के रिलेशन को गवर्न करता है। इसकी हमारे पास एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि वो लॉ जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें गवर्नमेंट ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, और इसमें भी एक तरफ स्टेट होती है और एक तरफ इंडिविजुअल्स होते हैं, इसलिए ये पब्लिक लॉ की एग्जांपल है। और सेकेंड है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें ये बताता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के बंदे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करेंगे, और अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते, कोई क्राइम कमिट कर लेते हैं, ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उन पे क्या चार्ज होगा। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा है वो करप्शन करता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें बताएगा कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी। देन थर्ड हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो कि क्राइम से रिलेट करेगा, यानी कि जो सिविल से डिफरेंट है। क्रिमिनल लॉ में एक तरफ स्टेट होती है और एक तरफ इंडिविजुअल होते हैं। और क्रिमिनल लॉ हमें ये कहता है, क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ की एग्जांपल इस तरह से है क्योंकि इसमें भी स्टेट्स और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, ये भी स्टेट और इंडिविजुअल्स के रिलेशन को गवर्न करता है। देन है हमारे पास लेबर लॉ, और ये कहा जाता है कि जो लेबर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, लेबर्स के जो राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना स्टेट का काम है, इसलिए ये भी पब्लिक लॉ की ही एग्जाम्पल है। और इसमें हमारे पास फैक्ट्रीज़ एक्ट और वर्कमैन एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है। देन लास्ट हमारे पास पब्लिक लॉ की जो एग्जाम्पल है वो है टैक्सेशन लॉ। अब टैक्स कलेक्ट करना स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, इसमें भी स्टेट्स और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये पब्लिक लॉ की एग्जांपल है। पाकिस्तान में 73 काइंड्स के टैक्सेस इम्पोज हैं और इन टैक्सेस की कलेक्शन के लिए 37 एजेंसीज काम कर रही हैं। तो ये था हमारे पास पब्लिक लॉ जो कि इंडिविजुअल्स और स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करता है या डील करता है, जिसमें एक तरफ स्टेट होती है और एक तरफ इंडिविजुअल्स होते हैं। देन सेकंड हमारे पास जो लॉ को जिस काइंड में क्लासीफाई किया गया वो है प्राइवेट लॉ, यानी कि वो लॉ जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती। स्टेट लॉ तो बना देती है कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो अगर कोई फुलफ़िल नहीं करता तो वो किन टर्म्स पे उसको चार्ज किया जा सकता है, या उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है, ये हमें प्राइवेट लॉ बताता है। अब स्टेट हमें बता रही है लॉ क्या है, लेकिन स्टेट इसमें खुद इन्वॉल्व नहीं है, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। इसकी हम अगर एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है कि अगर दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक फुलफ़िल नहीं करता, तो उसमें दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही इन्वॉल्व होंगे, वही प्लेंट करेंगे या जो भी उनके खिलाफ प्रोसीजर होगा उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। ये है प्राइवेट लॉ की फर्स्ट एग्जांपल। देन फैमिली लॉ है, और फैमिली लॉ में भी यही है कि उसमें भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती या इंटरफेयर नहीं करती। और फैमिली लॉज में हमारे पास है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। देन थर्ड हमारे पास एग्जांपल है प्राइवेट लॉ की टॉर्ट लॉ। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, यानी कि वो रॉन्ग जो ना आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। अब सिविल रॉन्ग में जो है आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती, आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में गए, उन्होंने आपको सर्विसेज अच्छी नहीं प्रोवाइड की, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं
कि मेरे साथ ये रॉन्ग हो गया है, सिविल मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मुझे सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई, तो मुझे कंपनसेट किया जाए। इसमें भी स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती। पाकिस्तान में तो ये लॉ एज सच इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन इस पे काम किया जा रहा है कि इसको बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ये काफ़ी हद तक डेवलप लॉ है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। देन आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ हमें बताता है प्रॉपर्टी सेल कैसे होगी, मॉर्गेज लीज कैसे होगी, रेंट पे कैसे दी जाएगी। और प्रॉपर्टी लॉ में भी अगर किसी पार्टी का या इंडिविजुअल का राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसमें भी वो बंदा खुद ही इन्वॉल्व होगा, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही होंगे, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब थर्ड कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन है प्रोसीजरल लॉ। अब जो हमने ऊपर देखा है ना, प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ, ये थे सब्सटेंटिव लॉ जो हमें बताते हैं कि लॉ क्या है, पनिशमेंट क्या है, और जी राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमें ये बताता है कि लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड बताता है कि सिविल मैटर्स में जो है ना वो लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि क्रिमिनल मैटर्स में लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सिविल मैटर्स मैंने आपको बताया हैं जिसमें कोई राइट इन्फ्रिंज होते हैं आवाम के। अब ये है कि सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले प्लेंट, जिस बंदे का राइट इन्फ्रिंज हुआ है या प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट दायर करेगा, दावा दायर करेगा। देन कोर्ट समन फॉरवर्ड करेगी डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ दावा हुआ है, और डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट देगा। रिटन स्टेटमेंट के बाद कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करेगी। देन एविडेंस प्रोवाइड की जाएगी, और एविडेंस के बाद कोर्ट डिक्री देगी। डिक्री के बाद कोर्ट जजमेंट देगी, जो कि एक लॉन्ग जजमेंट होगी जिसमें सारे जो है ना मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया जाएगा। और जजमेंट के बाद उस जजमेंट की एग्जीक्यूशन होगी। ये है सिविल प्रोसीजर। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही, लेकिन एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। फिर आ जाता है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें पहला स्टेप हमारे पास होता है एफआईआर, जो कि थाने में दर्ज कराई जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगर एफआईआर नहीं तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कोर्ट में। और देन कंप्लेंट और एफआईआर के बाद सेकंड स्टेप होता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करती है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है एविडेंस का, और एविडेंस को देखने के बाद अब कोर्ट ये डिसाइड जजमेंट देगी, और अगर तो कन्विक्शन है तो कोर्ट सेंटेंस सुना देगी, अगर कन्विक्शन नहीं है तो कोर्ट एक्विट कर देगी। और सेंटेंस की केस में जो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है वो है एग्जीक्यूशन। ये था हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको लॉ की जो है वो क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी, जो कि दो काइंड्स हैं, इंटरनेशनल और म्यूनसिपल। और म्यूनसिपल को आगे फर्दर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोसीजरल लॉ में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन नहीं है। हर जूरिस्ट ने, हर ऑथर ने अपने तरीके से लॉ को क्लासीफाई किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और आप मेरे लेक्चर सुन भी रहे होंगे। आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बड़ी हद तक क्लियर भी होते होंगे। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।